नेचर वाइज जो होता है ये आपका इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, 4 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट देखिएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। ये सॉलिड का बॉडी था और इस सॉलिड के बॉडी के ऊपर मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल या गैस का मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो गया। आने वाले को क्या बोले, एड्सॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर आया है उसे क्या बोले, एड्सॉर्बेंट। और अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो थोड़ा सा भी अट्रैक्शन होगा तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट आके जुड़ जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल जैसे जैसे इसके पास आते हैं तो थोड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से भी जुड़ते चले जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही इस सॉलिड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए तो थोड़ा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ते चले जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएंगे और उनके बीच में थोड़ा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो ये यहां पर आके जुड़ते चले जाएंगे। तो सिर्फ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसीलिए एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस केस में जो एड्सॉर्बेट होगा ये एक से ज्यादा लेयर बनाएगा, मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये है आपका सॉलिड बॉडी और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर ये आपका मान लेते हैं एक्टिव सेंटर है, अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है जो मैं अभी इसके पहले डायग्राम में बना के दिखाया था। हाइड्रोजन गैस आया और इस सॉलिड बॉडी के साथ, निकल के बॉडी के साथ, पैलेडियम के बॉडी के साथ या प्लैटिनम मेटल के साथ आके यहां पर इसके सरफेस पे एक्टिव सेंटर से जुड़ गया। तो अब क्या हुआ, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बन गया। अब तो एक्टिव सेंटर कहीं खाली नहीं है, अनबैलेंस फोर्स अब तो कहीं से नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जब एक्टिव सेंटर कहीं खाली नहीं है तो अब आने वाला कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अब इस सरफेस के ऊपर जमा नहीं हो सकता है। मैंने इसमें क्या बताया था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन कब होता है, जब आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक्टिव सेंटर खाली होगा। जैसे ही बॉन्ड बन चुका होगा तो फिर एक्टिव सेंटर खत्म, और एक्टिव सेंटर खत्म हो गया तो आने वाला कोई भी गैस यहां पे एड्सॉर्ब नहीं होगा। तो हम क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ गैस का एक ही लेयर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब अगला पॉइंट समझिए, आने वाला 2 डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, जरा ध्यान देंगे आप यहां पे, हाइड्रोजन गैस जो है वो इस निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम के सरफेस पर, मैं मान रहा हूं कि या तो ये निकल होगा या तो ये पैलेडियम है या फिर ये प्लैटिनम है, और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस आके चिपक रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन आप यहां पर देखिए स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन और इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया है और ये स्टेबल है। लेकिन लेफ्ट में रहने वाला हाइड्रोजन और राइट में रहने वाला हाइड्रोजन दोनों का ड्यूप्लेट पूरा है, ये स्टेबल है। तो इस कंडीशन में स्टेबल होने के कारण से ये गैस का मॉलिक्यूल इस सॉलिड सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये गैस का मॉलिक्यूल इस सॉलिड के सरफेस पर जाके एड्सॉर्ब हो, चिपके, तो इसका मतलब है इसे भी हमें स्टेबल से अनस्टेबल बनाना होगा। स्टेबल कैसे है, ड्यूप्लेट होने की वजह से। ड्यूप्लेट कैसे बनता दिख रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बनने की वजह से। तो अगर मैं किसी कारण से इनके बीच का बॉन्ड को तोड़ दूं और बॉन्ड तोड़ने के बाद इस दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट खत्म हो जाएगा, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये यहां पर अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद अब ये भी चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए, वापस से स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए वो सॉलिड के साथ बॉन्ड बनाने का इच्छा शो करेगा, टेंडेंसी शो करेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन गैस को निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, मतलब वहां पर हमें अपना एनर्जी लगाना पड़ा।
तो अपना एनर्जी हमें लगाना पड़ रहा है, तो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है केमिकल एडजॉर्प्शन का, शुरू में हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक हुआ। अब जब बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे अब लिख रहा हूं कि शुरुआत में हमें एनर्जी देना होता है, एनर्जी दिए थे तभी तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा था। इसका मतलब ये शुरुआत में एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, और जब हाइड्रोजन और निकल के बीच में बॉन्ड बन गया फिर एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक होता है और बाद में ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। अब हमें यहां क्या देखने को मिला था कि आने वाला लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही आके जुड़ गया था, हमें इसमें एनर्जी देने का जरूरत तो नहीं पड़ा था। इसका मतलब है ये प्रोसेस में हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये आपस में अपने आप खुद से ही जुड़ जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमें इसमें एनर्जी पहले देना पड़ा है, इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन को करवाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इसे हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहां पर लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो आप कहिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो आप कहिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कुछ नहीं है। तो हमें यहां पर एनर्जी नहीं देने का जरूरत है, ये तो अपने आप हो जाता है। मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी मैं शॉर्ट में लिखा हूं नेग्लिजिबल, और यहां हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का एडजॉर्प्शन किस आधार पे कहा गया है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसे फिजिजॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कोवैलेंट चाहे आयनिक बॉन्ड हो, तो उसे केमिकल एडजॉर्प्शन। पॉइंट नंबर 2, यहां वीक बॉन्ड बनता है इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होता है, यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। सभी गैस मॉलिक्यूल में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोई भी गैस आके इस सॉलिड के सरफेस में चिपक जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक नेचर का है। लेकिन यहां पर इस केस में वही गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस की तरफ आएंगे जो सॉलिड से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब आने वाला गैस रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, खासम खास होना चाहिए, इसीलिए स्पेसिफिक नेचर का है। यहां वीक बॉन्ड बनता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो इसे हम खुद एनर्जी लगा के तोड़ भी सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। यहां अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो फिर इसे इजी वे में तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है। यहां एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक बॉन्ड बनने के कारण से ये एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से बहुत सारा लेयर बन जाता है एडजॉर्बेट का, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एक बार बॉन्ड बन गया, एक्टिव सेंटर खत्म हो गया, तो फिर आने वाला गैस इससे नहीं जुड़ पाएगा, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। मैंने अभी भी बताया था कि यहां पर पहले हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए एंडोथर्मिक है। एनर्जी देके जब गैस मॉलिक्यूल को हम लोग अनस्टेबल बना देते हैं तो फिर वो गैस मॉलिक्यूल जाके सॉलिड के साथ बॉन्ड बना लेता है और फिर एनर्जी रिलीज कर देता है। तो पहले हमें एनर्जी देना पड़ा तब रिएक्शन हुआ, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक और फिर बाद में एक्सोथर्मिक। यहां हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, यहां अपने से जाके जुड़ा एनर्जी रिलीज कर दिया, एक्सोथर्मिक। हमने एनर्जी नहीं दिया, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं है, इसमें हमें एनर्जी देना पड़ा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है। हमें पहले एनर्जी देना पड़ा ताकि उसके बीच का बॉन्ड टूटे। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा, एडजॉर्प्शन जो होगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर का जरूरत है। यहां हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पर होता है। अब एक बात यहां से कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने हमें पढ़ा दिया कि ये आपका एक्सोथर्मिक है और केमिकल एडजॉर्प्शन में आपने हमें पढ़ा दिया कि दोनों है। तो अगर जनरल वे में पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन किस तरह का प्रोसेस है,
तो हम क्या बोलेंगे? तो स्टूडेंट, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन किस तरह का प्रोसेस है, तो आपका जवाब निकल के आएगा कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों जगह बनता है, एनर्जी तो दोनों जगह रिलीज होता है। इसीलिए आप सीधा सीधा कहेंगे कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम का इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं।